50,000 किसी को जिताने के लिए, किसी को हराने के लिए काफ़ी होता है। आपने देखा था कि विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ गए थे। बिहार में और बिहार के दलित नेताओं की बैठक करने की खबरें आ रही है। जैसे महागठबंधन की 23 जून को सबको पता है कि वहां पर बैठक होगी पटना में, मगर उसी के बीच एक खबरें और भी आई है कि दलित नेता भी बिहार में बैठक करेंगे। उस बीच जैसे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और भी कई नेता हैं, मुकेश सहनी का भी इसमें है, तो ये बैठक करेंगे या नहीं, या क्या कुछ बातें होगी, उन तमाम बातों को लेकर हम समझेंगे अभी वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से। सर, जिस प्रकार से बिहार में दलित वोट बैंक को कांग्रेस हो या महागठबंधन हो या फिर बीजेपी हो, दोनों अपने पाले में लाना चाहती है, मगर ये दोनों ही कह सकते हैं कि दलित नेताओं की ओर से भी बैठक करने की खबरें जो आई है, इसमें कितनी सत्यता है और आगे ये लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव होने में 1 साल का समय है। अगर चुनाव समय से पहले नहीं होता है तो जी। लेकिन आप देख रहे हैं कि सभी पार्टियां अभी से ही जातीय समीकरण बनाने में जुटी हुई हैं। जी। नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण आपको पता है? जी। कुर्मी कुशवाहा समीकरण, जी। उसको तोड़ने में बीजेपी जी जान से जुटी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाई, आरसीपी को साथ लाई। जी। अब नीतीश कुमार के पास कुर्मी वोट बैंक बचा हुआ है। जी सर। नीतीश कुमार भी दलितों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जी। और वो चाहते हैं कि दलित जो 16% दलित हैं, उनको अपने पक्ष में करके वो बड़ा जातीय समीकरण बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी ने दलितों को लुभाने के लिए कई कार्यक्रम किए। पहली बार उनकी पार्टी ने अम्बेडकर जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया, ठीक है जी। दलितों से मिलने के लिए कई कार्यक्रम चलाए। आपको पता ही है कि पंचायत स्तर पर उनके मंत्री जाते थे, दलित मंत्री दलितों को बताते थे कि बिहार सरकार ने, नीतीश सरकार ने दलितों के लिए क्या क्या किया है, नीतीश कैसे दलित हितैषी है। जी। तो सरकार अपनी योजनाओं की जानकारी देकर दलितों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जी। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि दलितों को साझे, ये इससे 2 फायदा होगा। एक तो उनका 2% कुर्मी वोट है, दलित 16% है। अगर वो मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाएगा, बहुत बड़ा राजनीतिक समीकरण बन जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि उससे चिराग पासवान कमजोर होगा, क्योंकि दलितों के बड़े नेता अभी चिराग पासवान ही हैं, जिनका 5% से 6% सॉलिड वोट बैंक है। देखिए, बिहार में दलित 16% है, आप जान लीजिए, और उसमें 6% अकेले चिराग। तो 6% चिराग पासवान के कंट्रोल में वोटर हैं। यहाँ दुसाध हैं, पासवान हैं, आपको पता ही है, महादलित है, मुसहर है। तो मुसहर के नेता हैं जीतन राम मांझी, पासवान के नेता हैं चिराग पासवान, और जो दुसाध हैं उनका कोई बड़ा नेता नहीं है। तो मायावती उसका फायदा उठाती है। आपको पता ही है कि बिहार के जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं, वहाँ पर बसपा जीतती रही है, लोकसभा भले नहीं जीती। बसपा का वोट अभी भी हर लोकसभा सीट में जो दलित वोट बैंक है उसका आंकड़ा जान लीजिए, 50,000 से ज़्यादा है। 50,000 किसी को जिताने के लिए, किसी को हराने के लिए काफ़ी होता है। आपने देखा था कि विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ गए थे। बीजेपी के उम्मीदवारों को तो बखस दिया था उन्होंने, लेकिन जेडीयू के जहाँ जहाँ उम्मीदवार थे वहाँ वहाँ उम्मीदवार उन्होंने खड़े कर दिए थे। बीजेपी के जो बागी नेता थे उनको उम्मीदवार बना दिया था, और असर ये हुआ कि 80 सीटों वाली पार्टी 43 पर सिमट गई। नीतीश कुमार को कितना नुकसान पहुंचा दिया, सीधे आधा पे ले आए। तो नीतीश कुमार भी चाहते हैं उनको सबक सिखाना। तो दलित वोट बैंक पर जेडीयू का भी निशाना है, उसकी नज़र है, क्योंकि दलित वोट बैंक बहुत बिहार की राजनीति में। मगर बड़ी बात ये उठ रही है सर कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे मान लेते हैं कि जदयू भी कहीं बिहार की तो एक बड़ी पार्टी है ही, तो वो मांझी जी को पहले कही कि हम में विलय कर लीजिए। अब भाजपा क्या चिराग पासवान को खुद में विलय करने का प्रस्ताव दी है या उन्हें चेहरा बनाने का? ऐसी बार बार खबरें उठती है कि चिराग को चेहरा प्रमोट कर देगी और ये वो वगैरह वगैरह। ये चर्चा चलती है, लेकिन ये चर्चा ही है। अब इसको कंफर्म करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि न तो चिराग ने कंफर्म किया है कभी, न बीजेपी ने किया है। यहाँ तो मांझी ने कंफर्म किया ना कि नीतीश कुमार ने कहा कि अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने तो ये नहीं कहा कि आपको नेता बना देंगे अगले विधानसभा चुनाव।
आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, ऐसा तो नहीं कहा कि अपनी पार्टी का विलय करिए, हमारे साथ रहिए। पर चिराग पासवान में चिराग पासवान में और जीतन राम मांझी में अंतर समझिए ना। बड़ा बिहार के तो 2% वोट बैंक के मालिक हैं जीतन राम मांझी, ये 6%। और उनका वोट बैंक जो है मुसहर कभी भी बदल जाता है, कहा जाता है। मतलब किस रूप में बदल जाता है, कब कहाँ प्रलोभन में जाकर वोट दे देगा कोई ठीक नहीं है, जो चुनाव के 1-2 दिन पहले सेटिंग। लेकिन जो पासवान है वो बहुत पॉलिटिकल है, बहुत रामविलास पासवान कोई नेता नहीं, बहुत लड़ाकू है, वो कहीं भी कोई प्रलोभन मिले नहीं जाएंगे, वो वोट तो देंगे पासवान को ही। मतलब उसी में पासवान वोट में ही सर, जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस जी मंत्री बने हैं, तो चिराग पासवान में एक नाराजगी तो होगी बीजेपी के नेताओं के लिए कि मंत्री उन्हें बना रहे हैं, सीटें भी उन्हें जो घटक दल हैं उनको ज़्यादा थोड़ा सा तवज्जो दिए हैं। ये चीज़ चिराग पासवान में भाजपा के लिए अंदर से कुछ नाराजगी होगी या नहीं होगी? चिराग पासवान मंत्री बन सकते हैं, इंतजार करिए जी। ये तो खबरें, देखिए कैबिनेट का विस्तार होने वाला है जी। मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, चर्चा तो पहले भी चली थी लेकिन विस्तार हुआ नहीं। ये 1.5 साल से चल रहा है, लेकिन चिराग पासवान अब मिनिस्टर बनने वाले हैं। चुनाव के ठीक पहले मिनिस्टर तो बनेंगे, जगह तो तब मिलेगी जब कैबिनेट का विस्तार होगा, विस्तार हुआ ही नहीं। अब बदलाव होने वाला है, विस्तार के साथ साथ बदलाव होने वाला है, कई पुराने मंत्री ड्रॉप किए जाने हैं और कई नए बनाए जाने हैं, तो उसमें चिराग पासवान को मिल सकता है मौका, क्योंकि चिराग पासवान तो शुरू से ही अपने को सम्मान बताते रहे मोदी के और बीजेपी के साथ खड़े रहे हैं, बीजेपी के साथ ही जाएंगे, तो बीजेपी चाहेगी कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले। तो फिर उनके चाचा को कैसे मैनेज करेगी, ये भी एक सवाल उठता है। वो भी दलित नेता से आते हैं। पहले भी कहा था कि चाचा नेता नहीं है जी, मैनेजर है। हाँ बिल्कुल, रामविलास पासवान के बहुत बड़े मैनेजर थे, उनके चुनाव को मैनेज करते थे, लेकिन पार्टी का जो कोर वोटर है वो तो जुड़ा हुआ है रामविलास पासवान से, उनके पुत्र से। बीजेपी भी मानकर चल रही है कि जो पासवान है चिराग पासवान के साथ खड़ा है, न कि पशुपति पारस के साथ। पशुपति पारस मंत्री इसलिए बनाना पड़ा कि उनके पास 6 सांसद थे, 5 सांसद थे, चिराग पासवान को छोड़कर सारे सांसद चले गए उधर, इसलिए बीजेपी को मंत्री बनाना पड़ा। लेकिन बीजेपी को पता है कि चुनाव में तो चिराग चाहिए, तो उनको राज्यपाल कह के बनाया जा सकता है, जैसे मांझी को सेटलमेंट करनी। हाँ, मतलब दलितों को नाराज बीजेपी भी नहीं करना चाहती है, तो मांझी को भी राज्यपाल बनाया जा सकता है, उनके बेटे को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, पशुपति पारस को भी राज्यपाल बनाया जा सकता है, उनके बेटे को चुनाव लड़ाया जा सकता है जी बीजेपी के टिकट पर, बीजेपी के समझ लीजिए जी। क्योंकि चिराग पासवान उतनी ही सीटें मांग रहे हैं जितनी सीटें उनको पिछले चुनाव में मिली थी जी, तो उससे कम पर तैयार नहीं है। बीजेपी उनको अफोर्ड नहीं कर सकती छोड़ना, बीजेपी को साथ रखना बहुत जरूरी है। चिराग बीजेपी के लिए जरूरी है, चिराग के लिए बीजेपी जरूरी नहीं है जी। चिराग तो अभी महागठबंधन में जाना चाहे तो और वहाँ भी हीरो बन सकते, और स्थान खाली है ना, अब तो मांझी भी निकल चुके हैं जी, सीट भी है। एक बातें और भी जो आती है मतलब कि पॉलिटिकल खबरों से कि ये जीतन राम मांझी के हटने के बाद, महागठबंधन से हटने के बाद चिराग को तवज्जो दे सकती है महागठबंधन बहुत ज़्यादा, बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि उसको भी नहीं, महागठबंधन के वोटर और चिराग पासवान के वोटर में कोई दिक्कत ही नहीं है। महागठबंधन में कौन है, यादव मुस्लिम है जी, दोनों मांग कर रहे हैं चिराग पासवान को महागठबंधन के साथ आना चाहिए। हाजीपुर में हमने सर्वे कराया था जी, वहाँ के यादवों का कहना है चिराग पासवान को महागठबंधन के साथ आना चाहिए, तो चिराग पासवान को दोनों हाथ में लड्डू, लेकिन उनको अपना भविष्य देख रहे हैं कि भविष्य उनका कहाँ है, बीजेपी के साथ है, क्योंकि वो भी तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं ना, तेजस्वी को चैलेंज वही कर सकते, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और महागठबंधन में मुख्यमंत्री सीट ही नहीं है खाली, तेजस्वी यादव को ही मिलेगा जब मिलेगा। इसलिए चिराग पासवान की प्रायोरिटी है कि बीजेपी के साथ जाए। बीजेपी से बात नहीं बनी तो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, वो तो अपने रिश्ते की दुहाई देते रहते हैं कि लालू यादव ने उनके पिता के संकट काल में बहुत मदद की थी जी, और उनका रिश्ता भी बहुत अच्छा है जी। चिराग कहाँ दूरी रखते हैं लालू परिवार से, नहीं, वो तो तेजस्वी को छोटा भाई बताते हैं जी, लालू यादव को अपना अभिभावक बताते हैं जी, तो चिराग पासवान बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसका असर दिख रहा है, उनकी सभाओं में जाकर देखिए क्या जोश खरोश है युवाओं में। जो युवा नेता हैं उनमें सबसे ज़्यादा भीड़ अगर किसी में एक नेता में आ रही है तो वो चिराग पासवान देखने के लिए, बिल्कुल, क्योंकि चिराग पासवान का जो सलीका है बातचीत करने का वो अलग है, नीतीश पर प्रहार, बॉडी लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत वोकल है, इस वजह से लोग उनको नीतीश विरोधी लोग पसंद कर रहे हैं ज़्यादा, और उनसे किसी को एलर्जी नहीं है, अपर कास्ट को भी एलर्जी, मतलब कि बिहार में सबसे बड़ा दलित नेता अगर माना जाए तो चिराग पासवान को, इसलिए कि आप देख लीजिए, आप कैसे कहिएगा, कांग्रेस से तो होगा 16% में जुड़वा दीजिए थोड़ा। नहीं, आप देख लीजिए पिछले 2 लोकसभा चुनाव को देख लीजिए नतीजा उसका,
उसमें क्या हुआ कि 100% परफॉर्मेंस रहा है एलजेपी का, रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी का, ठीक है। 2014 और 19 में लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पर पार्टी लड़ी, 6 सीटें जीती। 14 में 7 लड़ी थी, एक नालंदा हार गई थी। हाँ तो ठीक है जी 7 तो 100% लगभग लगभग 100%। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी 2 धड़े में बट गई है जी। पशुपति पारस अलग हो गए हैं जी। लेकिन कहा जा रहा है कि जो कोर वोटर है वो चिराग पासवान के साथ ही है जी। और इसको विधानसभा के चुनाव में चिराग ने दिखा दिया था जी। अकेले चुनाव लड़के नीतीश कुमार को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया था जी। तो उनके वोटर उनके साथ घुलबंद हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। उनको कोई भी पार्टी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती, सब पार्टी चाहे कोई गठबंधन हो चाहेगा कि चिराग उनके साथ। पर चाचा की तरफ से अपना दावा किया जाता है कि ये हमारे तरफ हैं, ये लोग जो भीड़ आ रहे हैं ये लोग वोट नहीं करेंगे और भी बहुत कुछ जो नहीं देखिए आरएलजेपी का जो पशुपति पारस है जी रामविलास पासवान के भाई हैं। जी जी रामविलास पासवान के चुनाव क्षेत्र को मैनेज करते रहे, सब की गुंजाइश में कोई नहीं है इसमें। जी जी लेकिन वो पार्टी के नेता के रूप में उनकी पहचान नहीं रही। जी रामविलास पासवान के भाई के रूप में पहचान नहीं है। वो चुनाव जीते हैं तो अपने बल पर नहीं जीते, जी वो रामविलास पासवान के नाम पर जीते जी। हैं। जब रामविलास पासवान के बेटे से ही अलग हो गए, मन परिवार से ही अलग हो गया ना एक तरह से, जी 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 तो अब पार्टी का जो वोटर है वो तो चिराग के साथ खड़ा नजर आ रहा है। जी ऐसे में बीजेपी उनको कैसे ज़्यादा तरजीह देगी, लेकिन उनको छोड़ेगी भी नहीं बीजेपी, मैं मना के रखेगी। बिल्कुल साथ रखेगी। एक मुकेश सहनी है सर, मुकेश सहनी, उनका भी क्या कहा जाए उनके बारे में, उनकी कितनी प्रतिशत भागीदारी है? देखिए पिछड़ों अति पिछड़ों की राजनीति हो गई ना। जी जी पिछड़ों की राजनीति में अब देखा कि लालू यादव यहाँ कितने साल तक उनका राज रहा, जी फिर लालू यादव के बाद नीतीश कुमार आए, जी सर, फिर पिछड़ों का राज आगे बढ़ा। तो पिछले 25 साल से तो मुझे लगता है 35 साल से तो पिछड़ों का ही राज रहा बिहार में जी। अति पिछड़ों को मौका नहीं मिला है और इसी को उठाते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी उठाते रहे हैं और मुकेश सहनी भी उठा रहे हैं कि अति पिछड़ों को मौका मिलना चाहिए जी। महादलित जो मुख्यमंत्री बन गया, ठीक है नीतीश कुमार नहीं बनाया ना जी, लेकिन अभी तक कोई अति पिछड़ा नहीं बना है मुख्यमंत्री। पिछड़ा तो राज कर ही रहा है और आगे भी संभावना पिछड़े के राज्य के कायम रहने की है ना। तेजस्वी यादव आएंगे नीतीश के बाद तो पिछड़ों का राज आगे भी कायम रहेगा। ऐसे में जो अति पिछड़े हैं उनको लुभाने की कोशिश हो रही है, उनको अपने पाले में करने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से भी और महागठबंधन की तरफ से भी। तो जो अति पिछड़ा है वोटर वो किसका साथ देगा इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। सहनी वोटर किसके तरफ है सर, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। मुकेश सहनी को नेता मान ली है या फिर? ना बिल्कुल मान चुके हैं, भाजपा मुकेश सहनी को नेता मान चुके हैं मलाह। और विधानसभा का उपचुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो उसमें जो वोट मिले हैं जी उससे पता चलता है कि उनका धनाधार है और मलाह उनके साथ खड़े हैं। वो जहाँ जाएंगे अपने समाज के वोटर को साथ ले जाएंगे जी, यानी वोट ट्रांसफरेबल है उनका जी। रामविलास पासवान खासियत क्या है, ताकत क्या है, उनका वोट ट्रांसफर हो जाता है जहाँ जाते हैं, जहाँ जाते हैं। उनका समर्थक ये नहीं पूछता है कि यहाँ क्यों गए। उसी तरह से मलाह भी ट्रांसफरेबल है और मलाह वैसे बीजेपी को वोट देते रहे जी। महागठबंधन के साथ जाएंगे मुकेश सहनी तो थोड़ी दिक्कत है क्योंकि ज़्यादातर घाटों पर जो लड़ाई है यादवों और मलाहों के बीच ही है। अच्छा घाटों को लेकर, नदियों के घाट को लेकर जी जी तो यादव और मलाहों में लड़ाई है। जी तो मलाह ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं महागठबंधन के साथ, जी। एनडीए के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। मुकेश सहनी एनडीए के साथ जाएंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। तो ये बात कर रहे थे हम दलित नेताओं को लेकर, तो सर दलित नेताओं की बैठक पर ये थोड़ा सा एक चल रहा है, इसकी अभी कोई ऑफिशियल ऐलान तो नहीं हुई है? देखिए अभी तक खबर चल रही है कि 23 तारीख की बैठक के बाद दलित नेता भी एक जगह कहीं पे हो सकता है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एक मंच पर आ जाएं और भी सभी दलों में दलित नेता तो हैं ही। जी जी जी। लेकिन सवाल ये उठता है क्या सभी दलों के दलित नेता एक मंच पर आएंगे? पहले भी आए हैं जी जी लेकिन कोई असर हुआ नहीं है। केवल एक साथ आ जाने से बात नहीं बनती है जी। एक साथ आकर एक रणनीति पर कायम रहने की सहमति बनेगी तब बात आगे बढ़ेगी जी। तो दलित नेता तो हर दल में है जी। अब देखिए जेडीयू में भी अशोक चौधरी को नीतीश कुमार बढ़ा रहे हैं जी। एक दलित नेता के रूप में है जी बिल्कुल। महादलित नेता के रूप में आप देख ही रहे हैं कि दशरथ मांझी के पुत्र और बेटे को पार्टी में शामिल करा दिया है जी। अपने ही महादलित विधायक को मंत्री बना दिया है जी। तो नीतीश कुमार भी कोशिश कर रहे हैं ना भाई, जी सब दल कर रहे हैं कि महादलितों को एक साथ रखा जाए, दलितों को अपने साथ जोड़ा जाए। जी। ऐसे में दलित अगर
एक मंच पर आते हैं और अपनी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की मांग करते हैं तो सब दलों को दबाव बढ़ेगा जी। लेकिन अब पहले तो जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जो बड़े नेता हैं वो तो तैयार हो जाए एक मंच पर आने के लिए। बिल्कुल। तो ये बात कर रहे थे हम बिहार में दलित नेताओं की एकजुट किधर जाएंगे नहीं जाएंगे, इसको लेकर अभी समझ रहे थे बातें वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से। और भी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।